हम लोग पिछले क्लासेज में सीखे अभी कि इंडियन इकोनॉमी को किस तरीके से पढ़ना चाहिए। तो जो सबसे पहला चैप्टर है वो जस्ट लाइक हिस्ट्री की तरह आपका है कि उसका नाम ही है आपका इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। चैप्टर यहाँ शुरू होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ाएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो इसमें बहुत सारे टेक्निकल टर्म आप लोग को सिखाएंगे, है ना। व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंस इन 1947, क्वेश्चन इज दैट was Indian economy a developed economy? Was Indian economy a underdeveloped economy? Was Indian economy a developing economy? Or was Indian economy a undeveloped economy? These are the questions which raises in your mind, in your head कि जब देश को आज़ादी मिला था तो उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था कैसा था। And to investigate all these questions, you will have to go through the situation of Indian economy before independence। जब देश को आज़ादी मिला था तो हमारे पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज थे, और आपको जानना चाहिए जब देश को आज़ादी मिला उसके पहले ही कुछ दिन पहले सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ था, और सेकेंड वर्ल्ड वार में हमारा जो रिसोर्सेज था उसका ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन हुआ था, यह कहो एक्सेस यूटिलाइजेशन हुआ था, जिसके कारण इंडियन इकोनॉमी पूरी तरीके से डिप्लीट हो गया था। कहते भी हैं इंडियन इकोनॉमी एन डिप्रिसिएटेड इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी वाज ए डिप्रिसिएटेड इकोनॉमी, वाज ए डिप्लीटेड इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया था, जो जैसे मशीन है पूरी तरीके से डिप्रिसिएट हो गया था, है ना। और जितना उसको बनाने में खर्च था उससे कम पैसे में नया मशीन आ जाता। ठीक उसी तरीके से जिस तरह से आपका जो है वॉशिंग मशीन यूज करते हैं ना, तो उसकी क्षमता होती है 1000 कपड़े का, आप धो लिए 1500 कपड़ा, और फिर जब बनाइएगा तो हर बार 2000-3000 रुपये खर्च होगा, तो पता चलेगा एक साल में हमको 12000 खर्चे होगा, उतना नया मशीनें आ जाएगा। तो ये स्थिति हमारे यहाँ थी। जो भी एक तो इंडस्ट्री था, लिमिटेड इंडस्ट्री था, और जो इंडस्ट्री था उसका पूरा यूज हो गया था। एयरपोर्ट लिमिटेड था, सफदरगंज एयरपोर्ट था हमारे पास दिल्ली में, जहाँ से कहा जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वार में वहाँ से बहुत सारे उड़ानें भरी जाती थी। हमारे पास अपना कुछ भी नहीं था। अब जो आरबीआई देख रहे हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो भी प्राइवेट सेक्टर था एक तरह से। 1949 में नेशनलाइज हुआ। और आपको बता दें जो आरबीआई है वो हिंटल यंग कमीशन के सिफारिश पर, भीमराव अंबेडकर के कहने पर आपका जो है भारत में जो है आरबीआई का स्थापना किया गया था। हिल्टन यंग कमीशन के क्वेश्चन पूछता है कि आरबीआई का स्थापना किस कमीशन के सिफारिश के आधार पर हुआ था। वो भी अपना नहीं था, वो भी लोग जो है 500-500 रुपये लगा के जो है लोग बनाए थे, स्थापित किए थे। पढ़िएगा पीडी वगैरह किताब जो रेफर किए हैं उसमें अच्छे तरीके से दिया। हमारा रोड जो है पतली पतली रोड थी, इलेक्ट्रिसिटी तो कुछ ही जगह पे था, टेलीफोन का लोग घंटी सुनते थे लेकिन टेलीफोन देखे लोग नहीं थे। ये स्थिति हमारे क्या थी। जिस तरीके से आज से कुछ समय पहले जब हम लोग क्या करते थे, आकाश में उड़ते हुए जहाज को देखते थे पक्षी की तरह, और उड़ते हुए देखते देखते दुनिया से हम लोग क्या बोले वर्टिकल ऊपर चले जाते थे, तभी उसको हम लोग टच करने का मौका नहीं मिलता था। तो हमारी स्थिति बहुत, आज भी किसी ग्रामीण क्षेत्र में जाइए देखिए वहाँ कितनी स्थिति खराब है। तो सोचिए 1947 में जब हमारे यहाँ की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी कुछ ध्यान नहीं देती थी तो क्या स्थिति रहती होगी। एक क्वेश्चन 2-3 आता है कि इंडियन इकोनॉमी, कहा जाता है इंडियन इकोनॉमी वाज एन स्टैग्नेंट इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। एक वर्ड मैंने यूज किया, स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी इज दैट इकोनॉमी इन विच ग्रोथ रेट इज वेरी स्लो। वेरी स्लो मतलब लेस देन 3% और इक्वल टू 3% ग्रोथ रेट है, उसको हम लोग स्टैग्नेंट इकोनॉमी कहते हैं। नाउ इन 1947 व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंस नीड टू बी मेड एन वाइब्रेंट इकोनॉमी, मतलब उसको एक डेवलपिंग इकोनॉमी बनाना था, वाइब्रेंट इकोनॉमी। जैसे हम लोग कहते हैं ना आज इंडियन इकोनॉमी एक वाइब्रेंट इकोनॉमी है। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया क्या था, एक स्टैग्नेंट इकोनॉमी था, हमारा ग्रोथ रेट बहुत स्लो था। हमारे क्या रेलवे का विकास हुआ था, लेकिन रेलवे में जो सामान का उपयोग हो रहा था, रेलवे का पटरी, रेलवे का इंजन इंग्लैंड से बन के आता था।
तो रेलवे का विकास इंडिया में हो रहा था और इंडस्ट्रियलाइजेशन इंग्लैंड में हो रहा था। अगर हमारे यहाँ किसी वस्तु का कंजम्पशन है और उत्पादन अगर हमारे यहाँ होगा तब ना हमें रोजगार मिलेगा। हम लोग जब जीडीपी पढ़ाए थे तो क्या बोले थे? जीडीपी इज मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ द कंट्री। आज हमारे यहाँ सैमसंग की मोबाइल टीवी बिकता है और असेंबल तो यहाँ पे हो रहा है, लेकिन पहले वो सब वहीं से बन के आता था। तो हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मार्केट है, कंज्यूमर मार्केट है, और ये मार्केट में सामान बिकता है, लेकिन ये बनता कहाँ है? दूसरे कंट्री में बनता है। तो रोजगार कहाँ से मिलेगा? अगर सामान यहाँ बिकता है तो सामान नहीं बने तब ना रोजगार मिलेगा। बिहार एक बहुत बड़ा कंज्यूमर मार्केट है, लेकिन बिहार में इंडस्ट्री बहुत कम है, नहीं के बराबर है। तो बिहार में अगर सब कुछ बिकता है, चावल है, दाल है, सूजी है, मैदा है, ये समान चीज है, ब्रेड है, बिस्किट है, लेमन जूस है, अगर इन सभी का उत्पादन अगर हमारे बिहार क्षेत्र के अंदर ही हो तो बिहार में रोजगार की संख्या क्या होगा? ज्यादा बढ़ेगा। कितना लोग कोको कोला पी जाते हैं? अभी नया इंडस्ट्री बिहार में कहीं पे बना है ना? कहाँ बना है? बेगूसराय में। तो कितने लोग को रोजगार मिला है ना? अगर हमारे यहाँ कंजम्पशन हो रहा है तो हमारे यहाँ अगर उत्पादन हो तो हमें रोजगार मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारे यहाँ आज़ादी के पहले हमारे जो रिसोर्सेस था उसको मिस यूटिलाइज किया गया, एक्सेस यूटिलाइज किया गया, और उसका बेनिफिट किसे मिला? इंग्लैंड में मिला। जब पढ़िए ने था दादा ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब है हमारे यहाँ का जो कमाया गया धन है उसका बेनिफिट किसे मिल रहा था? इंग्लैंड को मिल रहा था। रेलवे में नौकरी अंग्रेज यहाँ क्या करते थे और यहाँ से रिटायरमेंट के बाद वहाँ जाते थे, तो यहाँ के खजाने से पैसा उसको रिटायरमेंट का पेंशन मिलता था। पैसा जाता था इंडिया से, खर्च होता था इंग्लैंड में। कैसे यहाँ का विकास होगा? है ना? रेलवे का पटरी बीच रहा था यहाँ, बंद कर रहा था इंग्लैंड से, कैसे यहाँ का विकास होगा? अगर रेलवे का पटरी यहाँ बीच रहा था तो उसको अगर इंडिया में ही बनाया जाता, उत्पादन इंडिया में ही किया जाता, तो शायद इंडिया की स्थिति कुछ और होती। आज मेट्रो का विकास हुआ तो एक समय के बाद मेट्रो का पटरी, मेट्रो का इंजन, कुछ कुछ चीजें हमारे यहाँ बन रही है ना, तो अगर हमारे यहाँ मेट्रो का विकास हो रहा है तो साथ ही साथ रोजगार भी मिल रहा है। उसमें सीमेंट का उपयोग होता है, पटरी का उपयोग होता है, नट का उपयोग होता है, बोल्ट का उपयोग होता है, तो कुछ सामान आती है विदेश से, लेकिन अधिकतर सामान छोटे मोटे ही बनते हैं। हम लोग पढ़ते हैं ना कि जब बड़े इंडस्ट्री का विकास होता है तो छोटे छोटे इंडस्ट्री का भी विकास होता है। कब? जब छोटा वाला सामान नहीं बनेगा तब। या बड़े इंडस्ट्री ही बहुत सारे आते हैं तो उसके छोटा छोटा सामान इंडिया से ही खरीदते हैं या इंडिया में उसको स्थापित कर देते हैं। तो अगर जिस कंट्री में जिसका सेलिंग हो रहा है, अगर उत्पादन उसी कंट्री में हो, तभी देश में रोजगार की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब चाइना में सामान बिकता है, बहुत पॉपुलेशन है, तो सामान बनता कहाँ है? चाइना में बनता है, तो उसको रोजगार मिलता है। उसी तरीके से ये जो डिजिटल बोर्ड पे पढ़ते हैं ये भी बाहर से बन के आता है। आज बड़े पैमाने पर इसका उपयोगिता यहाँ पे बढ़ी है ना? हर जगह कॉलेज हो, इंस्टीट्यूट हो, कोचिंग संस्था हो या फिर और भी ऑफिस जो यहाँ अपने प्रेजेंटेशन देने के लिए इस बोर्ड का उपयोग करते हैं, और इसका उत्पादन अगर भारत में ही होता तो बहुत से इंजीनियर को यहाँ काम मिल जाता, और एक इंजीनियर को काम मिलता है तो 4 असिस्टेंट को भी तो काम मिलता है। अगर एक स्किल्ड वर्कर को काम मिला तो उसके साथ साथ अनस्किल्ड वर्कर को भी काम मिलता है। तो इस तरीके से रोजगार का चयन बढ़ता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारे यहाँ मार्केट हब नहीं, हमें रोजगार हब, हमें प्रोडक्शन हब बनाना होगा, तभी देश में बेरोजगारी की समस्या दूर होगा। अगर ये बहुत बड़ा मार्केट है तभी तो हर लोग यहाँ पे आना चाहते हैं, हर लोग यहाँ जाना चाहते हैं। एक क्वेश्चन था आपका जो विल क्लिंटन राष्ट्रपति थे, तो सबसे अच्छी टाई पहन के चाइना जाते थे क्योंकि चाइना उससे बहुत अच्छा मार्केट मिलने वाले की संभावना होती। हर लोग इंडिया आना पसंद करते हैं। इंडिया कभी गरीब नहीं था, अगर गरीब होता तो अंग्रेज यहाँ क्यों आते? इंडिया अमीर था, इंडिया सोने की चिड़िया थी, और सोने की चिड़िया है और सोने की चिड़िया रहेगी। तो सोने की चिड़िया का मतलब सोना की चिड़िया नहीं होता था, सोने की चिड़िया मतलब हमारे जो गोल्ड स्टॉक था बहुत अधिक था।
है ना। आज भी हमारे के महिलाएं सब सोना उझल देना बक्सा से, अमेरिका पिछड़ जाएगा, इतना सोना हमारे पास है, जान लीजिए। मंदिर में, बक्सा में, और वो स्वाभिमान की बात होती है। जरूरत पड़ने पर यहाँ की महिलाएं, यहाँ के मंदिर वाले सोना निकल भी जाता है, अगर देश की आन शान की बात आती है तो। इसलिए हमें यहाँ जरूरत, यहाँ पे एक अच्छे डायरेक्शन का, भारतीय अर्थव्यवस्था को विकास करने के लिए भारत में उपलब्ध जो संसाधन है, भारत में उपलब्ध जो संसाधन है, उपलब्ध जो रिसोर्सेज है, उसको सही तरीके से अगर हम उपयोग करते हैं तो भारत और भारत में रहने वाले लोग दोनों का विकास होगा। अभी आप देखे होंगे कि हमारे यहाँ के 1% के पास कितना अधिक पैसा चला गया है, कंसंट्रेट हो गया। कल हम पिछले लेक्चर में बताए थे कि अगर गरीब किसान का या गरीब व्यक्ति का इनकम बढ़ता है तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम उसकी अधिक होगी, कि उसकी जरूरतें अधिक हैं। तो जरूरत है कि जिस सेक्शन को हम अभी तक रोजगार से छूटा है उसको रोजगार दें। कैसे हमारे मोहम्मद यूनुस कहते हैं कि भीख नहीं दो, है ना, उसको पूंजी दो, है कि नहीं, उसको बेघर नहीं बनाओ, डिपेंडेंट। जैसे कि अब लोग जो है, हम लोग देखते हैं रिजर्वेशन के तहत नौकरी मिल जाती है, बहुत सारे हैं। मेरे हिसाब से रिजर्वेशन नहीं कि उसको उम्र में छूट दे दीजिए। जैसे मान लिया कि जनरल वाले को देते हैं कि 30 साल तक हम एग्जाम दे सकते हैं, उसको 35 साल तक एग्जाम दिलाइए, लेकिन रिजर्वेशन मत दीजिए। आप देखते होंगे एजुकेशन में इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। वो इसलिए वो आ गए टीचर बनकर के, वो रिजर्व कोटा का था, पढ़ाने तो नहीं ना आ पाएगा, उम्र में दीजिएगा तो मेहनत करेगा। अरे होता ना, बड़े घर में लोग 3 साल में लोग बच्चे को पढ़ने के लिए भेज देते हैं। जो मिडिल क्लास वाले हैं वो 5 साल में भेजते हैं, उससे कम वाले 7 साल में भेजते हैं, और कुछ लोग 10 साल में भेजते हैं, तो उसको 5 साल 7 साल का बेनिफिट दे दिया जाए। हमारे का बहुत बड़ी समस्या है कि जो हमारे के ह्यूमन कैपिटल है, पढ़िएगा चैप्टर है ह्यूमन कैपिटल, मतलब डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जो ऐसे नहीं करेंगे, जो इफिशियंट हैं, जो अच्छे हैं, वो यहां से चले जा रहे हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे हमारा जो प्रॉफिट वाला पैसा है वो ड्रेन हो जाता था दूसरे कंट्री, तो उसको ड्रेन ऑफ वेल्थ कहते थे। और आज हम लोग जो ड्रेन हो रहे हैं, यहाँ से दूसरे जगह जा रहे हैं, जो प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, उसको बोलते हैं ब्रेन ड्रेन। तो हमारे क्या बहुत बड़ा समस्या है ब्रेन ड्रेन का। यहाँ के जो इंटेलेक्चुअल है वो दूसरे कंट्री में चले जाते हैं, है ना। ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि देखो अगर हमारे पास ह्यूमन कैपिटल होगा तो हम बहुत सारा फिजिकल कैपिटल जनरेट कर लेंगे। हम ह्यूमन कैपिटल है, ये बोर्ड फिजिकल कैपिटल है। तो अगर हम ही चले गए, हम ह्यूमन कैपिटल है और अच्छे हैं, तो हम 10 लोग को, 100 लोग को, 1000 लोग को पढ़ा देंगे। लेकिन यहाँ से हम ही चले गए, आखिर बड़े अच्छे अच्छे प्रोफेसर यहाँ से चले जाते हैं, अगर उनको रेस्पेक्ट मिले सब। देखिए किसी भी व्यक्ति, मनुष्य एक स्वार्थी प्राणी है, पैसा तो सबको चाहिए, कहने को है बिना पैसा सब कुछ नहीं। पैसा होता है भाई, पैसा भी चाहिए, इज्जत भी चाहिए। लोग मेहनत करते हैं तो थोड़ा आराम चाहिए, सुकून चाहिए, तब ना लोग रिसर्च करेंगे। अब कॉलेज में प्रोफेसर है, उसको बना दिए क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर। अरे कॉलेज में प्रोफेसर का, टीचर का काम है क्लास लो, बाकी रिसर्च करो, नया नया आइडिया दो, बच्चे से मिलो जुलो, बाकी सब काम असिस्टेंट करेंगे ना। इसलिए असिस्टेंट दिया जाता हर जगह। लेकिन देखिए कभी अगर छोड़ दीजिए बहुत अमेरिका वगैरह, कभी मौका मिले तो बगल में साउथ कोरिया है, जाकर देखो, बहुत भाड़ा नहीं लगता है। हम तो कहते हैं लोगों को 8000 2000 में पहुंच जाता है, वहां पे जाके देखे वहां की शिक्षा व्यवस्था कैसी है। या छोड़ दो विदेश मत जाओ, इंडिया ही चले जाओ। इंडिया में IIM है, अहमदाबाद है, जाके देखिए किस तरह से वहां लोग टीचर पढ़ाते हैं और किस तरह की उनको सुविधाएं मिलती है। आखिर क्यों, जब वहां के बच्चे पढ़ लिख के अच्छे कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। तो हर विश्वविद्यालय को क्यों ना IIM की तरह बना दिया जाए, वो भी तो सरकार का है। IIM किसका है जी, सरकार का है। पटना विश्वविद्यालय किसका है, सरकार का है। पाटलिपुत्र किसका है, सरकार का है। जोधपुर किसका है, सरकार का है ना, सबका सरकार का है। तो वहां के बच्चे अच्छे कर सकते हैं, तो यहाँ के बच्चे अच्छे क्यों नहीं कर सकते हैं। तो सभी का पैटर्न एक बनाइए। हमारे के यहाँ जैसे एक बहुत बड़ी समस्या शिक्षा, देखो जिस कंट्री का शिक्षा अच्छा होगा, एजुकेशन अच्छा होगा, तभी उस देश का रिसोर्स हमारा, ये बहुत बड़ी समस्या है। पढ़िएगा, इंडियन इकोनॉमी पढ़ाएंगे डेटा के साथ, कि जब देश की आजादी से पहले, यानी आजादी के वक्त हमारे के यहाँ 16% लोग शिक्षित थे।
आजादी के पहले 8% लोग शिक्षित थे और 8% में से 60% को अपने पक्ष में कर लिया था अंग्रेज। अब 1% लोग थे जिसमें जो विरोध के, क्योंकि जो भी विरोधी थे देखे होंगे वो पढ़े लिखे थे, है ना। तो जो आज भारत जो गुलाम हुआ, ये भारत के जो जमींदार थे, कहते हैं जमींदारी पर था अंग्रेज लाया। अरे जमींदारी पर था अंग्रेज लाया, जमींदार तो भारतीय थे। भारतीय ने भारतीयों को लूटा। आई बस में जमींदारी से पढ़िएगा, भारतीय ने भारतीयों को लूटा। और उसी में जमींदार परिवार में से कोई सुभाष चंद्र बोस पैदा हुए, भगत सिंह हुए, बहुत लोग हुए, महात्मा गांधी हुए, सुभाष चंद्र बोस हुए। अब अलग अलग भूमिका पर हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन देखिएगा सबका उनका एजुकेशन क्या है। उतने पहले उस जमाने में महात्मा गांधी लंदन पढ़ने गए, भीमराव अंबेडकर लंदन पढ़ने गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लंदन पढ़ने गए, है ना। आज अभी आप लोग नहीं जा सकते हैं, समस्या है ना। वो लोग कुछ थे तभी ना वहां गए पढ़ने के लिए। उस समय पढ़ लिख के इतने अच्छे इंसान बने और देश के लिए कुछ किए नहीं वे। तो हमारे भारतीय व्यवस्था में अगर किसी देश को सुधारना है तो शिक्षा व्यवस्था को सुधार लीजिए। अब देख रहे होंगे जिस तरीके से हमारे यहाँ लिटरेसी रेट सुधर रहा है वैसे वैसे हमारे यहाँ बाकी बुनियादी सुविधाओं में भी सुधार हो रहा है, अवेयरनेस हो रहा है। पहले गवर्नमेंट की कोई स्कीम होती थी, उस गवर्नमेंट स्कीम के बारे में लोगों को पता ही नहीं होता था, है ना। उस गवर्नमेंट स्कीम के बारे में लोगों को पता नहीं होता था। भाई बस में उस गवर्नमेंट स्कीम के बारे में लोगों को पता नहीं होता था। अब है कि लोगों को पता होता है। अभी लॉन्च नहीं किया कि सब टीवी प्रसारित हो गया। तो पहले उस समय, जिस समय हम की बात कर रहे हैं, उस समय हमारे पास इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की कमी थी। कभी घटना दिल्ली में घटती थी, उसको यहां तक पहुंचते पहुंचते समय लग जाता था। रेडियो भी तो सबके पास नहीं था। इतिहास पढ़िएगा ना, है ना। आज के 30 साल पहले देख लीजिए, हमारे पास रेडियो भी नहीं सबके पास था। रेडियो बहुत कम लोग के पास था। अब उसके बाद एक रेडियो आया तो सब लोग समाचार सुनते थे चाय पीते हुए। ये सभी जाकर देखिएगा, गूगल वगैरह सब दिया हुआ है, हर चीज हर किताब में आपको मिलेगा। नहीं तो भारतीय अर्थव्यवस्था को जब आजादी मिला, ત્યાં की स्थिति बहुत दयनीय थी। हमारे पास रिसोर्सेज थे, लेकिन उसको हम उपयोग करने के लिए पूंजी नहीं था, पूंजी की बहुत बड़ा कमी था। तो हम लोग जो शुरुआत करेंगे इस चैप्टर को, इसमें हम लोग स्टडी मटेरियल भी आप लोग को देंगे। देखो यहीं से शुरुआत करेंगे, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, है ना। हिंदी में कहते हैं आजादी की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। आजादी के पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। एक पारा लिख लीजिए, दिखा देते हैं। हेडिंग दे दो, फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी on the eve of independence, features of Indian economy on the eve of independence। लिखो जी, prior to British rule, comma, prior to British rule, comma, Indian economy was a vibrant, Indian economy was a vibrant and prosperous economy, vibrant and prosperous economy, prosperous economy, full stop, on the agricultural front, on the agricultural front, comma, it was a self-contained
rural economy. It was self-contained rural economy where cultivator मतलब जोतने वाला, खेती करने वाला, where cultivators themselves were the owner of land, where cultivator themselves were the owner of land. Full stop. Industrial sector was famous throughout the world for its handicraft products, full stop. Our exports enjoyed global reputation. Exports enjoyed global reputation. Full stop. The silk and cotton textiles were famous for their fine quality, and metal and precious stonework, हाँ प्रेशस मतलब बेशकीमती, महंगी, एंड प्रेशस स्टोन वर्क वेयर फेमस फॉर एक्सलेंट क्राफ्ट्समैनशिप, है ना, एक्सलेंट क्राफ्टमैनशिप मतलब बता रहे हैं, देखिए जो महंगी पत्थर है उस पे नक्काशी होता था और वो दूसरे कंट्री में जाती थी। यहाँ का हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बहुत फेमस था। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का जो प्रोडक्ट पूरी दुनिया में जाता था। दैट मीन्स उस जमाने में ब्रिटिश के आने के पहले आवर इंडियन इकोनॉमी प्रोडक्ट्स वाज ग्लोबल रेपुटेशन। क्या था? ग्लोबल रेपुटेशन था, पूरी दुनिया में इसका फेमस था। बेशकीमती धातुओं के जो धातु होते, जो पत्थर होते थे, उस पे जो डिजाइन किया हुआ, जो एम्बेडेड, जो डिजाइन किया हुआ जो प्रोडक्ट था पूरी दुनिया में जाता था। यहाँ रथ जिस पर राजा लोग चलते थे वो भी दूसरे कंट्री सप्लाई होता था। अंग्रेजों तक भी वहाँ यहाँ का जो घोड़ा था, एक रिपोर्ट में हम पढ़ रहे थे कि चाणक्य के समय में यहाँ का जो घोड़ा है वो 400 किलोमीटर प्रति आवर का दौड़ता था। सच क्या है सोर्स नहीं पूरा पता, लेकिन हमें कहीं पढ़ रहे थे। तो सोच रहे हो आज जहाज 500 किलोमीटर प्रति घंटा अगर घोड़े जाता था तो कैसा घोड़ा हो, कैसा आदमी होगा। लेकिन ऐसा सुनने को मिलता है, इसकी जांच पड़ताल करके हम लोग आप लोग को बताएंगे, या फिर आप भी जांच कर सकते हैं। उस समय घोड़ा, लेकिन घोड़ा अच्छा क्वालिटी होता था। पहले घोड़ा चना खाता था, घोड़ा घास खाता है, भूसा खाता है, तो अंतर होगा ना जी। पहले का इंसान आज के इंसान में अंतर है कि नहीं? शिवाजी जी का तलवार 1.5 क्विंटल का था, वो कमर में लेके चलते थे। अब हम लोग को 1.5 क्विंटल बांध देते, धस जाएंगे अंदर, घोपा जाएगा, पाँव में ऐसी रह जाएगा। तो बहुत पहले की बात नहीं है, वो तलवार रखा हुआ भी है, संग्रहालय आपका मुंबई में है। तो कभी मौका मिले तो जाके देखिए। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि राजेंद्र प्रसाद की कॉपी था, एग्जामिनर इज बेटर देन एग्जामिनर लिखा था, तो वो कॉपी भी आज तक स्कैन करके रखा हुआ है कि लग देखें भाई ऐसा कॉपी था। तो ऐसे लोग हुए। एनीवे, तो कहने का मतलब है कि जब हम चूंकि क्या बोले, इंडियन इकोनॉमी को समझने के लिए पहले उसको बेस को समझे, इंडियन इकोनॉमी क्या था। कभी जब पहले एक समय प्रोस्पेरस था तो फिर प्रोस्पेरस हो सकता है। आज जिस समय की हम बात कर रहे हैं उस समय बांग्लादेश, पाकिस्तान, तुर्किस्तान, बलूचिस्तान, है ना, और भी जो सारा जो है हमारे एरिया में ही हुआ करता था। म्यांमार जो आज का मतलब पहले बर्मा होता था, ये सब मेरा ही पार्ट हुआ करता था। उस समय की बात कर रहे हैं। हम आपको बताएंगे किस तरह से पार्टीशन ने हमारे इंडियन इकोनॉमी पर एडवर्स इफेक्ट पड़ा है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहले तो ये देखिए कि हमारा एग्रीकल्चर विकसित था, हमारा इंडस्ट्री भी विकसित था,
हमारा हाथ से बना हुआ सामान, हमारा कारीगर पूरा फेमस थे, आज भी फेमस है। पूरी दुनिया में मंदिर जो बनता है डिजाइन वाला, पूरी दुनिया में, चूंकि मंदिर खाली इंडिया में नहीं बनता है, दूसरी जगह ही बनता है, तो वहाँ कारीगर राजस्थान से जाते हैं, अलग अलग जगह से लोग जाते हैं। देखो किस तरह हाथ से नक्काशी करते हैं। आज थोड़ा मशीन आ गया तो थोड़ा मशीन का उपयोग करते हैं, लेकिन हाथ से नक्काशी करते हैं। एक एक पिलर को बनाने में जो है ना, एक एक पिलर को बनाने में बता रहे 20 से 25 लाख रुपए खर्च होता है, जो कि सारा जो बेशकीमती धातु मतलब संगमरमर है, और उसी पर कटिंग कटिंग करके डिजाइन बनता है। तो इस काम के लिए पूरी दुनिया में फेमस था हमारा भारत। ये जो साड़ी पर डिजाइन के आप पहनते हैं, इसके लिए भी हमारा बनारस फेमस रहा है, अभी भी है, और यह प्रोडक्ट पूरी दुनिया में सप्लाई होती थी। इस तरह से जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, एक आप जो है एक एक वाइब्रेंट इकोनॉमी था, बताए थे, मतलब एक डेवलपिंग इकोनॉमी था उस समय, यानी अंग्रेज के आने के पहले, बिफोर ब्रिटिश लिखा है, प्रायर टू ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के पहले क्या था, हमारे का मुगल साम्राज्य था। तो मुगल साम्राज्य क्या किया, मुगल यहाँ पे आए और यहीं पे रह गए, यहीं पे बस गए, जो कमाए यहीं खर्च कर रहे थे, लूट उट नहीं मचाए। अंग्रेज लूट मचा दिए, अंग्रेज चोर टाइप करवे करते थे, है ना। अंग्रेज मतलब चोर, चोर क्या, अंग्रेज मतलब धोखा। मुगल साम्राज्य यहाँ पे आए, पहले ऐसे ही होता था, जो राजा हरा वही राजा करेगा। तो यहाँ पर लोग रहे, सब कुछ किए, लेकिन यहाँ से ड्रेन नहीं हुआ उतनी बड़ी मात्रा में। कुछ मुगल साम्राज्य भी धून लूट के ले गए, कुछ ले गए, लेकिन जो यहाँ पे आए, यहीं पे घर बसा लिए, यहीं पे सब कुछ बना। हाँ, ये कह सकते हैं कि उस मंदिरें तोड़ के मस्जिद बना के, तो इतिहास की बात है, धर्म की बात है, उस हम लोग को पढ़ना भी नहीं चाहिए, पढ़ के देखते कितना लफड़ा हो जाता है ना, वो अलग बात है। लेकिन जो है इन्वेस्टमेंट वो लोग यहीं किए, कमाए तो उस पैसा का खर्च यहीं किए। तो अगर हमारे के यहाँ से अर्न है, जैसे राष्ट्रीय में पढ़ते हैं कमाना खाना बचाना, तो कमा रहे थे यहीं, खा रहे थे यहीं, अब बचा जो रहे थे इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, तो फायदा इकोनॉमी को हो रहा था उस समय। और उसके पहले अगर हम बात करते हैं इतिहास में, तो देखिएगा, हाँ, हिंदुओं का साम्राज्य था, उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था विकसित था। छोड़ो उसको, चलो हम लोग चलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था विकसित था। उसमें एग्रीकल्चर, आज हमारा इंडियन इकोनॉमी एग्रीकल्चर इकोनॉमी कहलाता है, और उस समय हमारा ट्रेड प्रधान देश था। पढ़िएगा इतिहास थोड़ा उलट के देखिए, जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसको हम लोग जो ध्वस्त हो गया, उस समय वाटर सिस्टम था, कल हम बताए भी थे, जाकर देखिए, वो ट्रेड प्रधान सभ्यता था हमारा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो भारत पहले था, अभी पाकिस्तान में वो पर चला गया, मतलब वहां से लेकर छपरा तक इसका भग्नावशेष मिला है, खुदाई बंद हो गया है, लेकिन बीच बीच में इसका भग्नावशेष मिलते रहता है। तो भारत कभी शुरू से गरीब नहीं रहा है, भारत कभी अच्छी अर्थव्यवस्था के रूप में जानी जाती थी, तो आने वाला कल में फिर से अच्छा हो सकता है। चलो आज यहीं तक रखते हैं, कल हम फिर डिस्कस करेंगे, परसों इसका लेक्चर्स होगा, ठीक है, चलो।